और दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट मोस्टली यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए बनाया गया है। दोस्तों, यदि आप इसके अलावा सुपर टेट, यूपी टेट या फिर देखिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें जीके और जीएस का महत्वपूर्ण पोर्शन पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ये लाभकारी होगा। दोस्तों, साथ में हम देखिए आज बात करेंगे कि जो जीके और जीएस का पोर्शन है, इसमें देखिए आपका जो सामान्य जागरूकता है, करंट अफेयर्स हो गया, साथ में देखिए कुछ अपने इतिहास के प्रश्न भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए सभी से मिलता जुलता ये हमने एक छोटा सा मॉडल पेपर बनाया है। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बिल्कुल कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, इसको स्किप आपको नहीं करना है, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट के बारे में, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम समझते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब और सिराज उद दौला को हराया था। देखिए पूछ रहा है, कह रहा है कि देखिए बंगाल के नवाब और सिराज उद दौला किस लड़ाई में इनको क्या है हराया गया था। चलिए ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया गया है, कह रहा है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी इसमें, या फिर देखिए 1760 में जो वांडीवास का युद्ध है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि 1761 में पानीपत की लड़ाई, या फिर 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें सिराजुद्दौला को, बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था, अंग्रेजों को द्वारा हराया गया था। तो देखिए आपको बताना है, देखिए चलिए सही आंसर दीजिएगा, फिर इसके एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, साथ में इसका देखिए सही आंसर भी हम जान लेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर पहले आंसर की ओर बढ़ते हैं कि जो सबसे पहले देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो ए ऑप्शन है इसके साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा कि जो 1757 में जो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या है, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनको क्या है हराया गया था। देखिए इसके बाद बात आती है ऑप्शन बी की ओर भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि जो 1760 में जो वांडीवास की लड़ाई हुई थी वो क्या है, 1760 में जो वांडीवास की लड़ाई हुई थी वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, देखिए किसके मध्य में हुई थी, पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि किसके मध्य हुई थी। तो याद रखना है आपके जो अंग्रेज और अंग्रेजों के मध्य और क्या है फ्रांसीसियों के मध्य ये लड़ाई हुई थी, और जो फ्रांसीसी थे इसमें क्या है उनकी हार हुई थी। उनके द्वारा जो पांडिचेरी था वो क्या है अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। जो पांडिचेरी का विवाद था उसके लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें पांडिचेरी को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ये सब आपको पॉइंट याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक को बिल्कुल अच्छे तरीके हो सके तो एक देखिए कॉपी पेन ले लीजिएगा, उसमें इन सभी पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद रुक करते हैं। देखिए आपका सी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए सी ऑप्शन की ओर है, कह रहा है कि 1761 में पानीपत की लड़ाई। तो ये भी जान लेते हैं, देखिए कि पानीपत की कितनी लड़ाइयां हुई थी वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं, जिसमें से पहला युद्ध हुआ था देखिए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, ठीक है, जिसमें से बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद देखिए 1526 में हमने देख लिया। इसके बाद जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, जो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें देखिए अकबर की जीत हुई थी। और एक देखिए जो आपका तीसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1771 ईस्वी में हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। तो देखिए जो यदि पूछता है कि देखिए जो 1771 में जो आपका युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें किसकी जीत हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। बात करते हैं डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो बक्सर का युद्ध देखिए अंग्रेज हेक्टर मुनरो और मुगलों के मध्य में हुए थे, जो 1764 में हुआ था। और जीत की बात कर लेते हैं, तो देखिए जीत इसमें अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। दोस्तों सुनते चलिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर, क्योंकि देखिए लिखने से ज़्यादा और देखने से ज़्यादा यदि आपके दिमाग में डायरेक्ट चीज़ें जाती हैं तो वो ज़्यादा असर करती हैं। चलिए तो बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनते चलिएगा और साथ में अच्छे तरीक़े से देखते चलिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखिए यहां पर कुछ आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। तो कह रहा है कि देखिए कौन सी घटना है जो सही तारीख को घटित हुई थी, सही तारीख को घटित नहीं हुई थी। देखिए नहीं का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं भूला हूं ऐसे ही दोस्त आप भी एग्जाम में भटक सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं को बिल्कुल ध्यान रखते चलिएगा, क्योंकि नहीं का देखिए बहुत ज़्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम अक्सर इसको याद नहीं रखते और अपने प्रश्न को, बनते हुए प्रश्न को आप अपने एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि देखिए घटना और तारीख का सही मेल कौन सा नहीं है। कह रहा है कि देखिए दिल्ली भारत की नई राजधानी
1911 में बनी थी। तो क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? देखिए दूसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में। बताइए। तो देखिए सी कह रहा है कि बीसीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की। और डी ऑप्शन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा 1939 में दे दिया था। तो देखिए आपको जो यहां पर सन दी गई है, जो तारीख दी गई है, उससे मेल खाती है कोई घटना या नहीं खाती है? तो बिल्कुल देखिए यहां पर ऑप्शन हमारा सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो होम रूल लीग है, देखिए यहां पर आपको हिंदी के शब्दों को भी याद रखना है, क्योंकि देखिए भारतीय गृह नियम लीग यहां पर लिखा हुआ है, जो आपको अपने प्रश्न से भटका सकता है, गलत करवा सकता है आपका प्रश्न। तो देखिए भारतीय गृह नियम को हम क्या बोलते हैं? होम रूल लीग बोलते हैं। और देखिए बीसीजी तिलक के द्वारा जो आपका होम रूल लीग नियम है वो कब चलाया गया था? 1916 में चलाया गया था। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये भी पूछ सकता है कि और किसके द्वारा? तो देखिए श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा भी 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। चलिए देखिए यहां पर ऑप्शन ये भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हमें डिटेल में समझना है। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ अपना सही विकल्प लगाया और आगे बढ़ गए। देखिए एक एक पॉइंट को यहां पर बिल्कुल बेसिकली जो हमारा उद्देश्य है वो आपको सिर्फ यहां पर विकल्प देना नहीं है, सिर्फ यहां पर जो उद्देश्य है वो है कि ताकि आप यहां पर एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकें। चलिए यहां पर देखिए कह रहा है कि दिल्ली भारत की नई राजधानी 1911 में बनी। बिल्कुल ये नोट करते चलिएगा आप, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए चंपारण अभियान 1917 में बिल्कुल बिहार के चंपारण में शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा 1939 में दे दिया था। तो ये सभी पॉइंट सही हैं। और जो हमारा गलत यहां पर जो मेल नहीं खाता था वो क्या था? होम रूल लीग 1914 में नहीं 1916 में, ठीक है, बीसीजी तिलक के द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो देखिए यहां पर कह रहा है कि भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? कह रहा है कि 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, या फिर 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम, या फिर 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। तो देखिए यहां पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। देखिए जो 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम था, जिसको अनुसूची 11 के तहत, देखिए अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है कि नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 1993 में 1993 में जो 74वां संशोधन अधिनियम हुआ था, जो अनुसूची 12 के तहत इसको क्या है, संवैधानिक दर्जा मिला था। तो देखिए नगर नियम और पंचायती राज को, ये दोनों अपने आप में एक विशिष्ट और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो पंचायती राज से देखिए और भी इंपोर्टेंट यहां पर प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद सभी विकल्प हम यहां पर क्लियर करेंगे, सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए पंचायती राज में आपसे पूछता है, कहता है कि पंचायती राज में देखिए पंचायत में कुल कितने विषय हैं वर्तमान में? तो देखिए याद रखना है आपको, कुल देखिए यहां पर 29 विषय हैं। यदि आपसे पूछता है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछता है कि पंचायत का कार्यकाल क्या होता है, तो याद रखना है, यह भी आपको याद रखना है कि 5 वर्ष का पंचायती कार्यकाल होता है। तो इन सभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी को याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहां पर ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं हम। देखिए कह रहा है कि 2002 का 86वां अधिनियम, तो 2002 का जो 86वां अधिनियम है वो क्या कहता है, ये भी आपको समझना है। तो देखिए जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसको अनुच्छेद 21A के तहत क्या कहता है, कहता है कि राज्य में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। क्या कहता है देखिए,
जो 86वां संशोधन अधिनियम हुआ था, जो अनुच्छेद 21A के तहत है, देखिए क्या कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि देखिए 1989 का जो 61वां संशोधन अधिनियम है वो क्या कहता है कि देखिए जो मतदान की आयु है, मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष ना होकर 18 वर्ष, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सभी पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में यहां से वैकल्पिक प्रश्न बनते हैं, तो बिल्कुल देखिए ध्यान रखिएगा। 89वां जो 61वां संविधान संशोधन है वो क्या कहता है कि जो देखिए मतदान की आयु क्या है, 21 वर्ष ना होकर 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए इसी क्रम में दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कह रहा है, देखिए जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है। यूपी स्पेशल से दोस्तों संबंधित प्रश्न है। देखिए यूपी का जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, पैट एग्जाम यूपी का एग्जाम है, तो बेसिकली देखिए यूपी स्पेशल से बिल्कुल निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न आपके सामने ये है यूपी स्पेशल से। चलिए देखिए कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बताना है आपको कितनी है। तो देखिए ऑप्शन बी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए अगला प्रश्न देखिए इतिहास से संबंधित प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वो क्या है आपको बताना है। क्या है, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण होना। दूसरा कह रहा है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार होना। कह रहा है कि सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण होना, या फिर सही विश्वास और सही ज्ञान और सही आचरण होना। तो आपको बताना है देखिए ऑप्शन सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए तो देखिए ऑप्शन यहां पर डी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि जो ऑप्शन डी है यहां पर सही आंसर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर कह रहा है कि इस नदी की, देखिए यहां पर नदी से संबंधित जियोग्राफी का प्रश्न है आपका। चलिए कह रहा है कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि यह तिब्बत चेम्मायुंगदुंग हिमानी जो ग्लेशियर है उससे शुरू होती है। कह रहा है कि जहां इसे सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम से के तहत भारतीय क्षेत्र जहां जैसे अरुणाचल प्रदेश में है ये प्रवेश करती है। कह रहा है कि इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय नदियां हैं जो वो कौन कौन सी हैं, सुबनसिरी है, कामेंग है, धनसिरी हो गया, मानस हो गया और तिस्ता। तो बताना है आपको कि ये नदी कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। बेटा सांगपो के नाम से हम ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, प्रश्न में भी यहां पर बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से होकर गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 राज्यों में से नहीं है। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश नहीं है। जो भारत की मानक समय रेखा है आपको बताना है कि वो किन 5 राज्यों में से होकर गुजरती है और इनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है, ठीक है, जिसमें से ये रेखा नहीं होकर गुजरती है। तो सीधा सीधा प्रश्न है, देखिए यहां पर ऑप्शन ए कह रहा है कि आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, उड़ीसा से, बिहार से या फिर छत्तीसगढ़ से। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर समझ लीजिएगा कि वो कौन कौन से 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो देखिए पहला आपका मान लीजिए यहां पर आंध्र प्रदेश है, दूसरा उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। तो ये आपको 5 राज्य यहां पर याद रखना है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अब देखिए यहां पर यूपी स्पेशल की बात कर लेते हैं। तो देखिए यूपी स्पेशल से यहां पर कौन सा प्रश्न बन सकता है। देखिए जैसे उत्तर प्रदेश की बात की गई है, देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो निश्चित रूप से देखिए आपके एग्जाम में यहां पर प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, यूपी स्पेशल से। तो देखिए यूपी स्पेशल से यदि भारतीय मानक समय रेखा से प्रश्न बनता है तो देखिए किस प्रकार का प्रश्न और पूछ सकता है। तो देखिए पूछ सकता है कि यूपी के उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मानक समय रेखा होकर
गुजरती है। तो याद रखना है आपको कि इलाहाबाद आपका जो प्रयागराज, ठीक है, करंट नाम जो बदल कर रख दिया गया है, प्रयागराज से होकर, प्रयागराज के नैनी से होकर ये भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो इसको आपको याद रखना है, क्या, नैनी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। कह रहा है कि अमेठी, बस्ती, देहरादून या फिर मेरठ। तो देखिए अमेठी एक उत्तर प्रदेश का जिला है, बस्ती भी उत्तर प्रदेश का जिला है। भाई देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन सी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है और बिल्कुल देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कितने प्रश्न आपने यहां पर सही किए हैं, क्योंकि यहां पर जो स्कोर होगा वो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको, क्योंकि हूबहू जिस प्रकार से देखिए आपके पैट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर देखिए सुपर टेट में जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वही लेवल मैंने यहां पर लिया है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप यहां पर सभी प्रश्नों के आंसर देते चलिएगा और देखिए कमेंट में आप आंसर जरूर डालें, क्योंकि देखिए जितने से ज़्यादा इन शब्दों को आप अपने माइंड में लाएंगे, लिखेंगे या बार बार इन शब्दों को अपने कॉपी पर नोट करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको याद होने वाले हैं। इन पर ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि ASSOCHAMUP, ठीक है, एसोचैमुप के नाम से भी इसको जानते हैं। कह रहा है कि एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है। ठीक है, कह रहा है कि जो निजी और सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो कह रहा है कि एसोचैमुप का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म बताना है आपको। कह रहा है कि द एसोसिएट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी कह रहा है कि द एसोसिएट चैम्बर ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन कह रहा है कि द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन डी कह रहा है कि द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए ऑप्शन यहां पर डी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा कि द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश सही आंसर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि देखिए छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, सरल है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए कह रहा है कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ऑप्शन कह रहा है, ए कह रहा है कि पृथ्वी, आग, रवि या फिर पेड़। तो देखिए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है छठ पूजा में। तो ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए देरी ना करते हुए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 किस तारीख को विश्व स्तर पर देखा गया है। चलिए तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 8 मई, 9 अक्टूबर, 13 मई या फिर ये और बी दोनों। तो देखिए ऑप्शन डी के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर 8 मई भी सही है, 9 अक्टूबर भी सही है। ठीक है, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाए जाते हैं, 8 मई को और 9 अक्टूबर को भी। देखिए जो प्रश्न हैं दोस्तों वो सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न हैं। देखिए मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है कि देखिए आपके एग्जाम में सामान्य जागरूकता के भी 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए इतिहास के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए जियोग्राफी के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो प्रैक्टिस सेट है, एक आपके जो लेवल है आपके प्रश्नों का, किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। देखिए कि जो देखिए चाहे वो करंट अफेयर्स के प्रश्न हो उनको भी सम्मिलित किया गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीका से इन प्रश्नों को करते चलिएगा। देखिए सीरियस हो जाइएगा आपके एग्जाम को लेकर, क्योंकि देखिए एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। अच्छी तैयारी कीजिएगा और अपने एग्जाम को क्रॉस कीजिएगा। चलिए तो यहां पर जो हमारा सही आंसर जाएगा, देखिए 2 तो हमारे सही आंसर नहीं हो सकते, तो ये भी यहां पर गलत, बी भी, और ऑप्शन डी के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है। कह रहा है कि जीवन 2000, कह रहा है कि पालन 2000 या फिर जीवन 1000 या फिर पालन 1000। तो देखिए यहां पर ऑप्शन डी के साथ में यहां पर ऑप्शन
डी के साथ में यहां पर सही आंसर चला जाएगा पालन 1000। एक देखिए अभियान है जो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए जो बच्चे थे 1 से 2 वर्ष के, उनकी ज्यादातर जो मृत्यु दर थी वो बढ़ती जा रही थी। उसी को ये ध्यान में रखकर एक देखिए अभियान चलाया गया है जिसको हम पालन 1000 के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखें ताकि बच्चों का विकास अच्छे तरीके से हो सके और बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो इसी को ध्यान में रखकर पालन 1000 अभियान को गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न था। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न है आपको करंट अफेयर्स से संबंधित। कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बताना है आपको कि वो किस पेशा से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए कह रहा है कि संतूर वादक, ऑप्शन बी डॉक्टर, वैज्ञानिक, या फिर वो एक इंजीनियर थे। तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, भैया वो एक संतूर वादक थे। तो ऑप्शन ए के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज इतने ही प्रश्न काफी हैं दोस्तों आपके लिए। एक मैंने जैसा कि आपको बताया था एक छोटा सा मॉडल पेपर मैंने तैयार किया था जीके और जीएस से संबंधित। तो बिल्कुल आपको अच्छा जरूर लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए धन्यवाद।